सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और एग्जाम रेल की इस सीरीज में जैसा कि प्रीवियसली जो ट्रांसफॉर्मर का सेक्शन चलता आ रहा है, तो आज के सेशन में भी हम लोग ट्रांसफॉर्मर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस महसूस कर सकें। तो चलिए सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पहुंचने से पहले हम लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। आरआरबी जेई 2024 का जो एग्जाम है 30 जुलाई 2024 से एग्जाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट बिल्कुल आ ही चुका है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए क्योंकि सर्वर वगैरह डाउन रहता है, आपको बहुत दिक्कत होगी लास्ट में फॉर्म फिलअप करने में। तो अभी ही जो समय बचा हुआ है इसी ड्यूरेशन में फॉर्म फिलअप करिए। 29 अगस्त लास्ट डेट है। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2024 में। एंड गेट एकेडमी का जो कोर्स है 777 में बोथ CBT 1 और CBT 2 के कोर्सेस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। एंड देन इंडिपेंडेंस डे ऑफर अभी भी कंटिन्यूड है। जो कैंडिडेट्स केवल और केवल CBT 1 में इंटरेस्टेड हैं 499 में कोर्स परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज 777 में बोथ CBT 1 और CBT 2 के कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं CBT 1 और CBT 2 में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप कोर्स परचेस करते हैं इमीडिएटली ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, राइट? कि क्वेश्चन नंबर जस्ट इसलिए ही है कि 11 13 14 हो सकता है अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन हो, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं कि 50 नंबर वाले क्वेश्चन पे डाउट है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आरआरबी या फिर जेई के एग्जाम में ज्यादा डेप्थ एनालिसिस की हम लोगों को जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो एग्जाम की नीड को समझना पड़ेगा कि क्या है एग्जाम की नीड। गेट के एग्जाम की नीड कुछ और होती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की नीड कुछ और होती है, एई एग्जाम की नीड कुछ और होती है, और स्टेट एई जेई एग्जाम की या फिर आरआरबी जेई एग्जाम की नीड कुछ और होती है। तो देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए की पॉइंट क्वेश्चन में क्या मेंशन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन द सेंस कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स लेस है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तभी तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहाँ पे प्राइमरी में लेस रहेंगे तभी तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज कम रहेगा और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा होगा। तभी तो हम लोग कह रहे हैं ना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेजेस क्या हो रहे हैं, स्टेप अप हो जा रहे हैं। कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर हम लोग ड्रॉ करें तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कम रखते हैं, 2 नंबर ऑफ टर्न्स रखे। अकॉर्डिंगली सेकेंडरी साइड में मोर नंबर ऑफ टर्न्स रखे। तो देखिएगा आपको देख के ही समझ में आ रहा है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स N1 की वैल्यू कम है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स N2 की वैल्यू ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होगा V1 और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज्यादा है, वोल्टेजेस बढ़ गया, तो यहाँ का I2 जो करंट होगा इसकी वैल्यू कम होगी और यहाँ प्राइमरी साइड की करंट कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। तभी तो बोथ साइड का पावर S इज इक्वल टू S1, प्राइमरी साइड का पावर V1 I1 और सेकेंडरी साइड का पावर S2 इज इक्वल टू V2 I2। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा है, वोल्टेज की वैल्यू कम है, और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, करंट की वैल्यू कम है, मतलब पावर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड का सेम होगा, S1 इज इक्वल टू S2 होगा। ट्रांसफार्मर में पावर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में, आइडियल ट्रांसफार्मर में। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से स्लाइड चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अदरवाइज वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है आइडियल ट्रांसफार्मर में, वो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में अपरेंट पावर सेम देखने के लिए मिलेगा, है राइट, आइडियल ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे कंपेयर टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द सेकेंडरी वोल्टेज, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। व्हाट हैपेंस टू द
what happens to the secondary voltage of transformer if load on the transformer increased, कि लोड अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर के टर्मिनल पे इंक्रीज करते हैं, चलिए लोड इंक्रीज करके देखते हैं हम लोग। इस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और यहाँ पे लोड कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से लोड कनेक्ट करेंगे और यहाँ से प्राइमरी साइड से सोर्स कनेक्ट करेंगे, राइट। तो क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि लोड जो है ट्रांसफॉर्मर में वो अगर इंक्रीज कर दें हम लोग, तो उसका इफेक्ट क्या, व्हाट हैपेंस टू द सेकेंडरी वोल्टेज, कि इसका सेकेंडरी वोल्टेज में क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, फ्लक्चुएट्स रैंडमली, ऐसा होगा, क्या होगा। तो सेकेंडरी वोल्टेज मतलब कि सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ये बात करना चाह रहा है। क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका कॉन्टेक्स्ट ये कह रहा है कि ये टर्मिनल वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बात करना चाह रहा है कि सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रांसफार्मर का, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ध्यान देते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेजेस E1 देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे सप्लाइड वोल्टेजेस V1 देखने के लिए मिलते हैं, एंड शंट ब्रांच को कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग। सारे के सारे रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड अगर रेफर कर दें तो ये RE और ये XE कहलाता है, R इक्विवेलेंट और ये X इक्विवेलेंट। और यहाँ पे सेकेंडरी साइड का वोल्टेज E2 है, एंड यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज आपको V2 देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे आपने लोड कनेक्ट करके रखा हुआ है, और लोड को आप क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। उसका इफेक्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या देखने के, देखिए लोड जब इंक्रीज होगा, लोड जब इंक्रीज होगा तो व्हाट हैपेंस टू द सेकेंडरी करंट, I2 की वैल्यू क्या होगी बताइएगा। देखिए E2 किस पे डिपेंड करेगा, E2 तो इस सप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, जितना वोल्टेज आपने दिया इस वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे नो लोड करंट फ्लो किया, जिसके कारण यहाँ पे फ्लक्स का जनरेशन हुआ जो कि कोर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट किया, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। ये लोड पे डिपेंड नहीं करेंगे E1 और E2, राइट। E1 और E2 फिक्स है, लोड इंडिपेंडेंट है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना फ्लक्स है, जितना आपने सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग E1 और E2 की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, वो लोड पैरामीटर्स पे कभी डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तब आइडिया हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि E2 की वैल्यू तो फिक्स्ड है, E2 कांस्टेंट है, E2 में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, E1 में भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, अगर बहुत प्रिसाइसली बात ना करें तो लोड जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लोड जब इंक्रीज करेंगे तो I2 की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू V बाई R होता है ना, तो I2 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई, ये हम लोग लिख सकते हैं ZE2 RE2 प्लस JXE, RE प्लस JXE, और सेकेंडरी साइड का है तो 2 आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली, तो ये लिखा जा सकता है, राइट। और टोटल इंपिडेंस जो है, लेट से टोटल इंपिडेंस ही हम लोग लिखते हैं, टोटल इंपिडेंस Z, अब वो उसमें लोड इंपिडेंस वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए लोड का इंक्रीज करना क्या कहलाता है, लोड का इंक्रीज करना क्या कहलाता है, लोड जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जस्ट अ सेकेंड, वेट करिएगा थोड़ा, कुछ टेक्निकल इश्यू है। हाँ, तो I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 डिवाइडेड बाय टोटल लोड इंपिडेंस, लोड इंपिडेंस ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो लोड इंपिडेंस, लोड का इंक्रीज होना मतलब लोड इंपिडेंस का रेड्यूस होना, क्यों, क्योंकि लोड जो होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, तो टर्मिनल के अक्रॉस का इफेक्टिव जो लोड इंपिडेंस होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पैरेलल में जब ऐड होते हैं रेजिस्टेंसेस तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है ना, सीरीज में ऐड होती चली जाती है। तो जब ये रेड्यूस होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। करंट जब इंक्रीज होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा, जब करंट इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आप केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, E2 और माइनस I2 ZE2 एंड देन
माइनस इज इक्वल टू V2 आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू V2 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोड इंक्रीज होगा तो लोड करंट इंक्रीज होगा, I2 की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब कि ये वाला जो फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये वाले फैक्टर पे इसका क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, V2 की वैल्यू कम हो जाएगी, V2 की वैल्यू कम हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि लोड के इंक्रीज होने पे टर्मिनल वोल्टेज रेड्यूस हो जाएगा। लेकिन क्या होगा E2 पे, E2 पे कोई इफेक्ट होगा क्या, E2 पे कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, E2 पे कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। या तो आप इसको इस तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ध्यान देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि एस लोड पे कितना जा रहा है, लोड की वैल्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो वी वी डिवाइडेड बाई आई होता है ना यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू है, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। एस एल इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड विथ आई लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए, फॉर कांस्टेंट वोल्टेज एस एल लोड अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा ना, लोड करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, तो करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज डाउन हो जाएगा। और E2 की वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पे E2 के बारे में कुछ पूछा होता, प्राइमरी इंड्यूस और सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज है, तो ये लोड के इंडिपेंडेंट होते हैं, लोड का इस पे कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाइजिंग मैग्नेटिक लॉसेस। तो कौन सा मिनिमाइजिंग द मैग्नेटिक लॉसेस, मैग्नेटिक लॉसेस कौन से पार्ट में होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, वाइंडिंग्स में होते हैं क्या, मैग्नेट नहीं, वाइंडिंग्स में इलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, जैसे कि कॉपर लॉस। कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम में क्या लॉसेस होंगे, और उसका कंसिडरेशन हम लोग ट्रांसफार्मर में क्यों करें। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सिस्टम, इंटरनल पार्ट ऑफ द सिस्टम है कूलिंग सिस्टम, लेकिन इसके कारण मैग्नेटिक लॉसेस में कोई इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। इंसुलेशन, इंसुलेशन इंसुलेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैग्नेटिक लॉसेस, मिनिमाइजिंग द मैग्नेटिक लॉसेस कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कोर रेस्पॉन्सिबल है। और इसको मिनिमाइज करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, मैग्नेटिक लॉसेस क्या है, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस, तो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज, एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं, लैमिनेटेड कोर, कोर यूज करेंगे। और हिस्टेरेसिस लॉस को रेड्यूस करने के लिए हम लोग सिलिकॉन ऐड करते हैं, बिकॉज इसका जो BH लूप होता है सिलिकॉन का वो नैरोअर होता है, और जिसके कारण मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का जो कर्व बनता है वो नैरोअर बनेगा, कोहेसिव फोर्स कम लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा लॉसेस नहीं देखने के लिए मिलेंगे ड्यू टू हिस्टेरेसिस, तो कोर इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स यूजुअली इंसुलेटेड विथ वार्निश। देखिए यहाँ पे किसके बारे में पूछा हुआ है, वाइंडिंग को क्यों वार्निश से इंसुलेटेड करते हैं, वाइंडिंग्स को क्यों इंसुलेटेड करते हैं, कि ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे तो ट्रांसफॉर्मर का कुछ कोर इस तरीके से रहता है, राइट, और लैमिनेटेड कोर रहता है, और फिर इसके ऊपर में हम लोग इंसुलेशन फिलअप करते हैं। व्हाट हैपेंस, यहाँ पे इंसुलेशन फिलअप करते हैं, इंसुलेशन, वाइंडिंग सॉरी कोर के ऊपर में इंसुलेशन लगाते हैं। ये इंसुलेशन क्या हो सकता है, इनप्रेग्नेटेड पेपर्स हो सकते हैं, रेड ऑक्साइड हो सकता है, वार्निश हो सकता है, राइट, इस तरीके के इंसुलेशन लगाते हैं हम लोग। एंड देन ऑन टॉप ऑफ द इंसुलेशन हम लोग वाइंडिंग्स पुट करते हैं, ऑन टॉप ऑफ द इंसुलेशन हम लोग वाइंडिंग्स पुट अप करते हैं। तो वाइंडिंग्स और ट्रांसफार्मर के कोर के बीच में क्या होता है, इंसुलेशन होता है। तो वाइंडिंग्स में प्रॉपरली इंसुलेशन, और वाइंडिंग टर्न टू टर्न इंसुलेशन भी होता है, कि इस तरीके से वाइंडिंग है, इस तरीके से वाइंडिंग है, तो एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच में हम लोग क्या है रखते हैं, इंसुलेशन, प्रॉपर फिलिंग करते हैं इंसुलेशन की।
वो रेड ऑक्साइड हो सकता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर्स हो सकते हैं, टर्न टू टर्न इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये सब क्या है? इंसुलेशन है, इंसुलेशन। अदरवाइज क्या होगा, एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में करंट डायरेक्टली जंप कर जाएगा ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में किसी भी तरीके का कोई पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, राइट। तो इंसुलेशन क्या क्या इंसुलेशन में यूज करते हैं? रेड ऑक्साइड, वार्निश और ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर, नेटेड पेपर, सेल्यूलोज। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट दी शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इन अ ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले लीकेज फ्लक्स के कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरीके से होता है लीकेज फ्लक्स की प्राइमरी वाइंडिंग अगर इस तरीके से प्रोवाइडेड है, कुछ इस तरीके से, और सेकेंडरी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से, यहाँ से सप्लाई दिया हम लोगों ने वोल्टेज, यहाँ से करंट फ्लो किया, नो लोड करंट, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंटरेक्ट करके फ्लक्स का फॉर्मेशन हुआ फाई नॉट। ये क्या है? ट्रांसफार्मर के कोर में अवेलेबल टोटल फ्लक्स है। अब इस फ्लक्स के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो कि हाईली परमिएबल मटेरियल म्यू आर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपने यूज किया हो जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है। एक रास्ता तो ये है कि ये अपना पाथ हाईली परमिएबल मटेरियल कोर के थ्रू कंप्लीट करे। दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि ये अपना पाथ कुछ इस तरीके से भी तो कंप्लीट कर सकता है, इस तरीके से भी कंप्लीट कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स। क्यों इस तरीके से कंप्लीट कर सकता है? क्योंकि ये भी तो एक पाथ है। हाँ, भले ही इसका रिलक्टेंस हाई है, एयर के थ्रू कंप्लीट कर रहा है ना अपना पाथ, और ये क्या है? परमिएबल, हाईली परमिएबल मटेरियल के थ्रू, तो एयर के थ्रू कर रहा है तो इसका रिलक्टेंस हाई है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इस तरीके से लीक करते हैं ट्रांसफार्मर में। लीकेज फ्लक्स इन्हीं को कहा जाता है। अब इन लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करेंगे? लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करेंगे? तो बात करते हैं हम लोग द कोर मटेरियल। हाँ बिल्कुल, कोर मटेरियल पे डिपेंड कर सकते हैं कि कोर मटेरियल हम लोग अगर बहुत ज्यादा हाई यूज करें, रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई यूज करें 1 से, तब जाके फ्लक्स के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो एयर में क्या होता है? बहुत ज्यादा रिलक्टेंस हाई होगा, तो मोस्ट ऑफ द फ्लक्स लाइंस अपना पाथ हाईली परमेएबल मटेरियल। परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? पर एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स, कि इजीली फ्लक्स को अलाउ होने दे, इजीली फ्लक्स को अलाउ होने दे। तो अगर बहुत ज्यादा हाई परमेएबल मटेरियल है तो इजीली फ्लक्स लाइंस अपना पाथ यहां से हाईली परमेएबल मटेरियल के थ्रू कंप्लीट करेंगी, जिससे लीकेज फ्लक्स रेड्यूस हो सकता है, लीकेज फ्लक्स रेड्यूस हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली हाई, बहुत ज्यादा हाई परमेएबल मटेरियल पा पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप मार्केट में जाते हैं ट्रांसफार्मर बनाने के लिए मटेरियल लेने, तो मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है वही तो आप परचेस करेंगे। कि लीकेज फ्लक्स को बिल्कुल मिनिमाइज करने के लिए आप कहेंगे कि रिलेटिव परमेबिलिटी मुझे 1 लाख चाहिए, ऐसा कोई मटेरियल दो जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 लाख हो। तो ऐसा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, मिल ही नहीं पाएगा आपको, तो जिसके कारण ये लिमिटेशन होता है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड नहीं करेंगे लीकेज फ्लक्स। द सप्लाइड वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज पे भी नहीं, लोड करंट पे डिपेंड करेंगे, लोड करंट पे डिपेंड करेंगे। कैसे लोड करंट पे डिपेंड करेंगी? तो लोड करंट पे डिपेंड करेंगी कैसे, उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर फिर से अगेन हम लोग ड्रॉ करते हैं। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। क्या स्टोरी होती है ट्रांसफार्मर की, आपको पता होना चाहिए। कि यहां से देखिएगा, ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, जिससे और भी जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। V1 हम लोगों ने दिया, जिसके कारण यहाँ पे नो लोड के कंडीशन में है भी ट्रांसफार्मर, तो नो लोड करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है, जो कि फ्लक्स क्रिएट करेगा ट्रांसफार्मर के कोर में फाई नॉट। कैसे फ्लक्स क्रिएट हो गया? क्योंकि N1 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है, ये N2 नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है। N1 और I नॉट मिलके क्या बनाते हैं? MMF। MMF क्या होता है? N मल्टीप्लाइड बाई I नॉट।
एन आई मिलके एमएमएफ बनाते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिस तरीके से ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट प्रोड्यूस करने का काम करता है, वैसे ही एमएमएफ क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करने का काम करेगा। और ये क्या है, साइनोसोइडल सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, जिसके कारण करंट का भी क्या है, नेचर साइनोसोइडल है। तो फ्लक्स भी कैसा नेचर होगा, साइनोसोइडल नेचर होगा, कि फ्लक्स लाइंस वेरी करेंगी, कोर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेंगी इस तरीके से, और जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, इस तरीके से चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अब यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये फ्लक्स लाइंस ऐसी जा रही हैं, यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है जो कि चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं, हाँ यही चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेजेस होंगे E2। अब यही सेम फ्लक्स अपना पाथ यहां से भी तो कंप्लीट कर रहा है, ये भी कंडक्टर तो चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी इंड्यूस वोल्टेजेस E1 देखने के लिए मिलेगा। ये स्टोरी हो गई नो लोड के कंडीशन की। अब हम लोग लोड कनेक्ट करने जा रहे हैं, लोड कनेक्ट करने जा रहे हैं, कुछ दूसरा पेन कलर यूज करते हैं हम लोग लोड के केस में, कि लोड जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं क्या स्टोरी होगी ट्रांसफार्मर की, कि लोड जब हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया तो देखिए लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ था तो वोल्टेजेस थे क्या यहाँ पे, हाँ थे, लेकिन करंट फ्लो कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि वो ओपन सर्किट था टर्मिनल के अक्रॉस में, ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता है क्या, I2 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने लोड कनेक्ट किया इमीडिएटली एक करंट सर्कुलेट होगा I2, जो कि अपना पाथ कुछ इस तरीके से लोड से जाता हुआ फिर इस वाइंडिंग के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेगा, इन वाइंडिंग्स में फ्लो करेगा। अगेन यहाँ पे एमएमएफ का क्रिएशन होगा, कौन सा एमएमएफ, N2 नंबर ऑफ टर्न्स में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2, N2 I2 का क्रिएशन होगा, ये एमएमएफ क्रिएट करेगा। अब जहां पे भी एमएमएफ क्रिएट होता है क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो कुछ इस तरीके से फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा, इस फ्लक्स को हम लोग कहते हैं phi2। I2 के कारण क्रिएटेड फ्लक्स को phi2 कहते हैं, I2 के कारण क्रिएटेड फ्लक्स को phi2 कहते हैं, राइट। I2 के कारण क्रिएटेड फ्लक्स को phi2 कहते हैं, I2 के कारण क्रिएटेड फ्लक्स को phi2 कहते हैं। अब अगेन हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे भी कुछ लीकेज फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा, राइट, यहाँ पे भी कुछ लीकेज फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा, और इसके पाथ में भी, इसके थ्रू भी कुछ लीकेज फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा। अब ये phi2 का डायरेक्शन क्या होगा, एज पर द लेंज लॉ अगर हम लोग बात करते हैं कि phi2 का डायरेक्शन फाइंड आउट कर, तो phi2 का कॉज ऑफ क्रिएशन फाइंड आउट करिए। लेंज लॉ ये कहता है एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन सेम डायमेंशन। तो phi2 का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, I2, I2 का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, E2 के कारण इंड्यूस हुआ है, I2 E2 के कारण इंड्यूस हुआ है, राइट। और E2 का कॉज ऑफ क्रिएशन क्या है, E2 किस लिए इंड्यूस हुआ है, क्योंकि फाई नॉट के कारण इंड्यूस हुआ है, फाई नॉट के कारण। तो लेंज लॉ क्या कहता है, एनीथिंग क्रिएटेड, phi2 क्रिएट हुआ है, विल अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन सेम डायमेंशन। तो ये इसका कॉज ऑफ क्रिएशन ये था, ये वेबर में है, ये एम्पियर में, एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे, ये वेबर में है, ये वोल्टेज में है, वोल्ट में है, एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे, ये वेबर में है, ये वेबर में है, तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो phi2 का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि phi नॉट को अपोज करे, जिससे नेट कोर में अवेलेबल फ्लक्स रेड्यूस हो जाएगा, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi बाई dt होता है। अगर नेट अवेलेबल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो इंड्यूस वोल्टेजेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मतलब E1 और E2 की वैल्यू भी कम हो जाएगी, E1 और E2 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करता है, जिसको हम लोग कहते हैं I2 डैश, I2 डैश, तो एक्स्ट्रा फ्लक्स क्रिएट करेगा यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं phi2 डैश। ये सब किसके कारण हो रहा है, लोड के कारण हो रहा है। तो phi2 डैश के कारण एक्स्ट्रा फ्लक्स लाइंस, लीकेज फ्लक्स भी देखने के लिए मिलेगा और म्यूचुअल फ्लक्स भी देखने के लिए मिलेगा, ये सारी स्टोरी पता है। तो लोड करंट जैसे जैसे चेंज होगा, लोड करंट जैसे जैसे चेंज होगा, यहाँ पे बोथ म्यूचुअल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे कि नहीं, लीकेज फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स लाइंस बढ़ेंगी, फ्लक्स लाइंस बढ़ेंगी तो लीकेज फ्लक्स का भी मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, लीकेज फ्लक्स का भी मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा। तो विल डिपेंड्स अपॉन द लोड करंट, विल डिपेंड्स अपॉन द लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। कितना टाइम हुआ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ बिल्कुल है, टू एनहांस मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग।
तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है ना, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, मैग्नेटिक कपलिंग अच्छी होनी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, जिसके लिए हाईली परमेबल कोर मटेरियल हम लोग चूज करते हैं, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो। मतलब कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है। टू एनहांस दी मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसके कारण जितना भी फ्लक्स लाइंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स लाइंस अपना पाथ हाईली परमेबल कोर के थ्रू कंप्लीट करे, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच पाए ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स, और सेकेंडरी साइड में वोल्टेजेस इंड्यूस हो पाए, मतलब प्राइमरी साइड से पावर का ट्रांसमिशन सेकेंडरी लोड साइड में हो सके। तो ये प्राइमरी फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन ये भी हो सकता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, कि हाँ कोर यूज करते हैं जिसके जिसके ऊपर में हम लोग वाइंडिंग्स को लपेट सकें, मैकेनिकल सपोर्ट दे सकें, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of losses are known as core losses in the transformer? What type of losses is known as core loss? So both B and C, hysteresis and eddy current losses is known as core loss. core loss क्या होता है, hysteresis प्लस एडी करंट लॉसेस का कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग कोर लॉस कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज अ हायर फ्रीक्वेंसी हैव ऑन अ ट्रांसफार्मर कोर? हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग रखते हैं तो ट्रांसफार्मर के कोर में इंक्रीजेस कोर लॉसेस, डिक्रीजेस कोर लॉसेस, इंक्रीजेस कोर लॉसेस। क्यों? क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम की पावर में एक्स मल्टीप्लाइड विथ एफ। एडी करंट लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर एफ, तो फ्रीक्वेंसी एफ स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करता है तो एडी करंट लॉसेस भी चेंज होंगी, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेगा तो हिस्टेरेसिस लॉसेस भी चेंज होंगे। ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। तो इंक्रीजेस कोर लॉसेस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऐसा कंडीशन एनालाइज करने की जरूरत नहीं कि ना कि वोल्टेजेस क्या हो रहे हैं या फिर इसके रेस्पेक्ट में नहीं पूछा हुआ है, सिंपल सा जेई लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे वोल्टेज वगैरह के टर्म्स में हम लोग एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि वी बाई एफ रेशियो चेक करें और फ्लक्स डेंसिटी में क्या चेंजेस हो रहा है, वो सब इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर आपके मेंस वगैरह के एग्जाम में हो सकता है ऐसा, लेकिन ये सिंपल सा थॉट है, जेई लेवल के क्वेश्चन में इस तरीके से आपको नहीं सोचना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब उतना एनालाइज करके जब वो क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया है तो आप सॉल्यूशन करते समय भी उतना एनालिसिस मत करिए, जितना नीड है एग्जाम का उतना पढ़िए, राइट। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कॉपर लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर? कॉपर लॉसेस होने का मेन कॉज क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है वाइंडिंग रेजिस्टेंस। वाइंडिंग रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है Re2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो कॉपर लॉसेस क्या होगा, I2 स्क्वायर Re2, ये भी तो ज़्यादा होगा, मतलब कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सिंपल सी बात है, कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगी। तो प्राइमरी क्या है, मेन कॉज क्या है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। कोर मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉपर लॉसेस में, लीकेज फ्लक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसुलेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इज कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल रेसिडेंशियल ट्रांसफॉर्मर? ये रेसिडेंशियल ट्रांसफॉर्मर जो है, स्मॉल ट्रांसफॉर्मर है, उसकी रेटिंग किसमें होगी, केवीए में। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग वीए वोल्ट एम्पियर में होती है। तो स्मॉल रेसिडेंशियल ट्रांसफॉर्मर है तो केवीए में, अदरवाइज लार्ज ट्रांसफॉर्मर है तो एमबीए वगैरह में होती है इसकी रेटिंग। केवीए इज द राइट आंसर। और क्योंकि वोल्टेज और करंट की रेटिंग आपको पता होनी चाहिए, केवीए रेटिंग पता होनी चाहिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना है और करंट कितना है, और वोल्टेज के हिसाब से क्या डिजाइन किया जाता है मशीन में, वॉल्यूम ऑफ इंसुलेशन, वॉल्यूम ऑफ इंसुलेशन, क्या आपको पता चल जाएगा वोल्टेज रेटिंग देख के कि कितना वॉल्यूम ऑफ इंसुलेशन मशीन में यूज हुआ है, कि आप कितना, ऑपरेटिंग इंजीनियर कितना वोल्टेज तक अप्लाई कर सकता है कि मशीन का इंसुलेशन फेल ना करे, इंसुलेशन ब्रेक डाउन ना हो, उससे ज्यादा वोल्टेज वो नहीं अप्लाई कर सकता। सम सेफ्टी रेटिंग भी होती हैं, सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं उसमें प्रैक्टिकल केसेस में,
और करंट की रेटिंग के हिसाब से क्या डिजाइन किया जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वाइंडिंग, इतना करंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉपर वाइंडिंग का, मतलब इतना रेटिंग तक का करंट हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कॉपर वाइंडिंग मेल्ट हो जाएंगी। तो केवीए रेटिंग इसीलिए नेम प्लेट डिटेल्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और पावर फैक्टर पे कुछ भी चीजें ट्रांसफार्मर में डिपेंड नहीं करती हैं ज्यादा, मतलब कि इंटर डिजाइन कंस्ट्रेंट, तो इसीलिए पावर फैक्टर के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। हाँ, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में पावर फैक्टर भी मेंशन होना चाहिए, इसीलिए उसको किलोवाट में या फिर मेगावाट में उसकी रेटिंग होती है, नेम प्लेट डिटेल्स। इन अ ट्रांसफार्मर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग, कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, N1 की वैल्यू इंक्रीज कर दें तो V1 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज। लेकिन करंट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन में रहते हैं, करंट इनडायरेक्ट रिलेशन में रहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू, प्राइमरी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं वोल्टेज, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग, इंक्रीजेस द प्राइमरी करंट, डिक्रीजेस द प्राइमरी करंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैप चेंजिंग इन अ ट्रांसफार्मर, टैप चेंजर्स क्यों यूज करते हैं, टैप चेंजर्स इसलिए यूज करते हैं कि वोल्टेज प्रोफाइल को बैलेंस कर सकें, वोल्टेज प्रोफाइल को बैलेंस कर सकें। यहाँ पे टैपिंग से इसलिए यूज करते हैं कि वोल्टेज प्रोफाइल को बैलेंस किया जा सके। ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या रहता है, सारे के सारे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड में ले आए हम लोग, Re2 और Xc2। अब यहाँ पे लोड हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज V2 देखने के लिए मिलेगा, और ये इंड्यूस वोल्टेजेस E1 देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, और सॉरी E2 देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे जो वोल्टेज अवेलेबल है इसको E1 कह रहे हैं, यहाँ पे सोर्स कनेक्ट किया हुआ है जो कि क्या है, V1 है, V1 है। तो ध्यान देते हैं, टैपिंग्स हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, टैपिंग्स यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण कुछ फ्लक्स इंड्यूस होंगी, जहाँ पे वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे सेकेंडरी साइड में, और जहाँ पे करंट फ्लो करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। और E2 माइनस I2 ZE2 इज इक्वल टू V2 देखने के लिए मिलेगा ना, इज इक्वल टू V2 देखने के लिए मिलेगा। तो करंट जब यहाँ पे फ्लो करेगा, I2 जब फ्लो करेगा, I2 जब फ्लो करेगा, I2 जब इंक्रीज होगा, लोड इंक्रीज होगा, तो ये ड्रॉप इंक्रीज होंगे, और ये क्या है, नेगेटिव में है, मतलब ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। अब इस टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए ये टैपिंग्स को यहां से उठा के अगर आप यहां पे रख देते हैं, यहां से उठा के अगर आप यहां पे रख देते हैं, तो मतलब E2 की वैल्यू बढ़ गई ना, E2 की वैल्यू बढ़ गई। अब E2 बढ़ गया तो ये वोल्टेज में जितना रिडक्शन हुआ है वो मेंटेन हो जाएगा ना। तो वोल्टेज प्रोफाइल को एडजस्ट करने के लिए, यहाँ के वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए हम लोग टैप चेंजर्स यूज करते हैं, टू एडजस्ट दी आउटपुट वोल्टेज, टू एडजस्ट दी आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor affects the voltage regulation of transformer, voltage regulation of transformer कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है, लोड पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, कोर मटेरियल, वोल्टेज रेगुलेशन, कूलिंग मेथड। तो लोड पावर फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा। वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, आपने एक फॉर्मूला ये भी देखा होगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का, इज द फ्रैक्शन ऑफ लोड x मल्टीप्लाइड विथ RE पर यूनिट cos फाई प्लस माइनस XC पर यूनिट साइन फाई मल्टीप्लाइड विथ 100। ये भी एक फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है। वोल्टेज रेगुलेशन किस पे डिपेंड करेगा, पावर फैक्टर पे। और वोल्टेज रेगुलेशन कर्व भी आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लैगिंग रीजन होता है, लैगिंग पे पावर फैक्टर सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव। यूनिटी पावर फैक्टर UPF ये है, ये वाला पॉइंट,
यूपीएफ पे क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। एंड ये क्या है, पूरा का पूरा लीडिंग पावर फैक्टर रीजन है, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर पे पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो लीडिंग पावर फैक्टर पे तो डिफरेंट डिफरेंट लोड पावर फैक्टर पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो लोड पावर फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो चलिए टाइम ओवर हो चुका है, हम लोग आज इतने ही क्वेश्चंस के साथ लिमिटेड रहते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर के एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्रांसफार्मर को कंक्लूड करेंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए और आरआरबी के इस एग्जाम में सिलेक्शन तक पहुंचिए। थैंक यू वेरी मच।